नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस विद डीएस में। आज से हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, वो भी भारतीय संविधान के अंतर्गत। जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन में पारित विभिन्न कानून के संबंध में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिहाज से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लोअर लेवल से अपर लेवल तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किस एक्ट के माध्यम से ये कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से पहली बार 1774 में जो है वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और ये कहा गया था कि अब जो है इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, जॉर्ज एलिजा इम्पे होंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ें तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में, क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये बिल्कुल सही है। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से की गई थी। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो जॉर्ज एलिजा एम्पे जो थे वो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें हम, तो इसके अंतर्गत पहली बार देखा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से पहली बार देखा गया था कि भारतीय ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार किसी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार रेगुलेट करने की बात कब की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और इसके तहत पहली बार ये कहा गया कि अब जो है बंगाल का जो गवर्नर था उसे बना दिया गवर्नर जनरल। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो है, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित सूचियों में से कूट की सहायता से देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अभी हम पढ़ चुके हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके माध्यम से की गई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई थी। ठीक है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। मिशनरीज क्या होते थे, तो मिशनरीज जो है वो ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटेन से भारत की तरफ आते थे और अपने धर्म का, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में अनुमति कब दी गई, 1813 के चार्टर के द्वारा। 1813 के चार्टर के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई और धर्म प्रचार की भी अनुमति दी गई। अगला ऑप्शन देखिए, डी क्या कह रहा है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की स्थापना। तो अगर आप देखेंगे तो पहले का, अगर बी का हम ऑप्शन ए मिला दें, मतलब बी के स्थान पे 1 कर दें, तो आपको ज़्यादातर ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बात करें 1773। उसके बाद तीसरे के स्थान पे इंग्लिश मिशनरियों को भारत में अनुमति कब की दी गई थी, तो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो की गई थी वो चार्टर एक्ट का 1833 के माध्यम से की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में किन से पड़ी थी। इसमें से देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, पहली बार भारत में 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने की बात किससे की गई थी, 1830 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा देखिए, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मतलब 1823, इसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, बिल्कुल पड़ी थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी सही है।
तीसरा देखिए, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद मतलब, इसका मतलब है कि कुछ लोग चाह रहे थे कि अंग्रेजी शिक्षा जो है भारत में कराई जाए, भले से ही वो स्टार्टिंग से ही, मतलब स्कूलिंग से लेके हायर लेवल पे। उसके बाद आंग्लविद विवाद मतलब ये होता है कि पश्चिमी शिक्षा भारत में कराई जाए। और एक प्राच्यविद विवाद जो होता है वो ये कहा जाता है कि भारत की प्राचीन जो ग्रंथ हैं जैसे वेद हो गए, उनसे शिक्षा प्राप्त करके भारत में स्कूलिंग कराई जाए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार, जो ट्रेड मोनोपोली है, वो ख़त्म कर दी थी। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली जो है वो ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा इसमें किया गया था? ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, पहला ऑप्शन देखिए, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ये कहा गया कि अब जो है चाय और चीन को छोड़ के सभी प्रकार के कॉमर्शियल मोनोपोली, जिसे ट्रेड मोनोपोली कहा गया था, वो समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी या EIC का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बात कर रहा है कि चार्टर एक्ट जो 1813 है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के समाप्त कर दिया। बिल्कुल, अभी यही बात हम किए पीछे कि चाय और चीन को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के कमर्शियल मोनोपोली जो थी वो खत्म कर दिया गया था। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। बिल्कुल सही है ये। इसके द्वारा पहली बार ये कहा गया कि अब जो है कंपनी का एकाधिकार खत्म किया जा रहा है और ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को, हम सॉवरेनिटी को जो हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन तीसरा देखिए, भारत का राजस्व जो है अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। बिल्कुल, भारत का राजस्व जो है वह ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आने लगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से उनका व्यापारिक एकाधिकार जो था, ट्रेड मोनोपोली जो था, वो खत्म किया जा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए इसमें ऑप्शन डी वाला सही होगा। बिल्कुल, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने, बात कर रहा है कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इनमें से कौन सा एक्ट उसमें आता है? तो सबसे पहली बार कौन सा एक्ट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा पहली बार देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। क्यों? क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जस्ट उसके बाद यह शासन पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को, किस एक्ट के माध्यम से भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के माध्यम से भारतीय जो है विधान परिषद को बजट पर बहस कर सकती थी? ठीक है, तो किसके द्वारा देखिए कि भारतीय विधान परिषद पर बजट बहस करने की अनुमति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम जो पारित किया गया था 1892 के माध्यम से भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, उसके बाद ऐसा देखा गया कि आगे चल के इसे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो ही रिफॉर्म बोलते हैं। तो इसमें भी बात की गई थी। ठीक है, 1919 के भी परिषद में भी बात की गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ब्रिटिश भारत के दौरान जो है सांप्रदायिक अधिनियम की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब कम्युनल जो था, वो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? देखिए, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किसमें देखिए बात की जा रही है? तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब सेपरेट इलेक्टोरल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सेपरेट इलेक्टोरल में देखा जाएगा तो सबसे पहले मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इसके द्वारा पहली बार ये कहा गया था कि मुसलमानों के लिए अब सेपरेट इलेक्टोरल की बात की जाएगी। और सेपरेट इलेक्टोरल क्या था? तो मुसलमानों द्वारा किसी विशेष धर्म के व्यक्तियों द्वारा ही वोटिंग की जानी थी। ठीक है, मान लीजिए
1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत पहली बार अंग्रेजों ने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल की बात की थी, ठीक है, पृथक निर्वाचन की बात की थी, और ये कहा था कि आपका जो जिसको आप वोटिंग करने वाले हैं वो भी मुस्लिम होगा, और जो वोट करेंगे उन्हें वो भी क्या होंगे, मुस्लिम होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस एक्ट द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? देखिए, तो किस एक्ट के माध्यम से की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी, ये ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी क्यों सही होगा? क्योंकि संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से ये कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में द्वैध शासन जिसे डायरकी सिस्टम भी बोलते हैं, केंद्र में द्वैध शासन या डायरकी सिस्टम किस एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ठीक है, तो डायरकी सिस्टम पहली बार ये देखा गया कि 1919 के माध्यम से, यहाँ बात केंद्र की जा रही है, तो 1919 के माध्यम से पहली बार डायरकी सिस्टम जो है प्रांतों में लागू किया गया था। ये की बात करें तो प्रांत आ जाएगा यहाँ पे, या स्टेट, ठीक है, प्रांत में लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? केंद्र की बात की जा रही है। तो केंद्र में डायरकी सिस्टम या द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो केंद्र में डायरकी सिस्टम या द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो 35 के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से केंद्र में जो है डायरकी सिस्टम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1919 में भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें पहले क्या बात की जा रही है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों की कार्यकारिणी जो सरकार में उसमें डायरकी सिस्टम की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही कह रहा है ये। दूसरा देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की गई थी वो इसके माध्यम से नहीं की गई थी, वो 1909 के माध्यम की गई थी, 1909 के माध्यम से ये की गई थी, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को जो है विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल बात ये सही की जा रही है कि केंद्र द्वारा जो है प्रांतों को विधायी शक्तियों का जो हस्तांतरण किया गया था वो बात सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, स्टेट जो है वो ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो थी वो शुरू की थी? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? ठीक है, तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा सही है इसमें, कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, बाई कैमरलिज्म जिसे कहते हैं, द्विसदनीय विधायिका। वर्तमान में भी द्विसदनीय विधायिका है, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। राज्यों में भी वर्तमान में दो सदनीय विधायिका कुछ राज्यों में है, 6 राज्यों में खास करके, जिसे विधान परिषद भी बोलते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश भी एक आता है, ठीक है। तो यहाँ पहली बार बात की जा रही है, तो पहली बार बाई कैमरलिज्म कब बनाया गया था? तो पहली बार बाई कैमरलिज्म जो बनाया गया था विधान पालिका में, पहली बार द्विसदनीय विधायिका की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो 1919 के माध्यम से केंद्र में, 1919 के माध्यम में से केंद्र में बाई कैमरलिज्म की स्थापना की गई थी, जबकि 1935 के माध्यम से राज्य में या स्टेट में, ठीक है, राज्य में या स्टेट में स्थापना की गई थी। तो आंसर कौन सा सही होगा? पहली बार बात की जा रही है तो ऑप्शन 1919 का, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, तो अगला बात की जा रही है कि इनमें से पहले बात की जाए कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्षों से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई थी। तो 21 वर्षों से आयु की सभी महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं की बात नहीं की जा रही है, कुछ महिलाओं को ही पहली बार जो है वो क्या किया गया था, मताधिकार या इलेक्शन की राइट दिया गया था, इलेक्शन का राइट दिया गया था पहली बार। तो ऑप्शन पूरी तरह गलत होगा, भला सभी महिलाओं के लिए नहीं किया गया था, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा देखिए, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित प्रावधान किया गया था, ऑप्शन बिल्कुल सही है ये। पहली बार क्या कहा गया था कि विधानमंडल में जो है महिलाएं के लिए कुछ सीटें आरक्षित होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कि भारतीय सिविल सेवा, इंडियन जो सिविल सर्विसेज हैं, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही। इससे पहले 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, इसके द्वारा भारत के लिए जो है एक अलग से परीक्षा कराने की बात की गई थी। इससे पहले ब्रिटेन में हो रहा था परीक्षा। तो भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। बिल्कुल सही बात कर रहा है कि 1941 आते आते, मतलब आज़ादी के बहुत करीब आते आते, भारतीयों का जो परसेंटेज था वो सिविल सेवा में बढ़ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम जो है 1919 के तहत हुआ था? कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, उसके द्वारा किया गया था? तो उसके द्वारा दो बार किया गया था, एक 1926 में, दूसरा 1945 में। जब पहली बार बात किया जाएगा तो 1926 में किया गया था, दूसरी बार बात किया जाएगा 1945 में किया गया था। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि किन से किया गया था, तो ऑप्शन दोनों सही होंगे। ठीक है, लेकिन 1937 वाली बात नहीं है। 1937 में चुनाव कराए गए थे, जबकि निर्वाचन सरकार अधिनियम जो है, निर्वाचन भारत सरकार संशासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में पहली बार, 1945 में दूसरी बार कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जैसे बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस जिसे बोलते हैं उसके द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो प्रेरित है वो देखिए ऑप्शन में, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। इसे तो आप हटा दीजिए। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया था? संवैधानिक निरंकुशता। ठीक है, तो देखिए संवैधानिक निरंकुशता का मतलब क्या था? संवैधानिक निरंकुशता मतलब जब संविधान के दायरे में काम न हो रहा हो। ठीक है, संविधान के दायरे में काम नहीं हो रहा तो उसे क्या बोलेंगे हम? संवैधानिक निरंकुशता बोलेंगे। तो यह कब किया गया था? तो पहली बार जब संवैधानिक निरंकुशता की बात की जा रही है तो यह जो आया था वो 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? जो भारत और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो डाइवर्जन किया गया था, शक्तियों का डाइवर्जन का मतलब हम बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर कहा गया था जिसे। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो डिवाइड किया गया था वो पहली बार यह कहा गया कि केंद्र के स्थान पर केंद्र सूची होगी, स्टेट के स्तर पर स्टेट सूची होगी, और जब जो दोनों में हो उसे कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये कब कहा गया था? तो पहली बार ये 1935 के एक्ट में कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है, कौन सा नहीं है बात की जा रही है? ठीक है, तो इनमें से 1935 के मुख्य विशेषताओं में से कौन सा नहीं? देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या है? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल सही कह रहा है ये। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। बिल्कुल नहीं, अवशिष्ट विषय जो है वो केंद्र सरकार को या गवर्नर जनरल को। बिल्कुल यही गलत होगा, बाकी सब सही है तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। केंद्र में डायरकी सिस्टम की बात की जा रही है, केंद्र में। राज्यों में कब लागू किया गया था? राज्यों में 1919 में लागू किया था डायरकी सिस्टम, जबकि केंद्र में कब लागू किया गया था? केंद्र में ऑप्शन सी 1935 में लागू किया गया था। यही ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा इनमें स्वीकार नहीं किया गया था? ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान, ये देश के लिए लिखित संविधान अस्थायी अवयव नहीं है। तो बात करें पहला ऑप्शन, देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित और जवाबदेही प्रतिनिधित्व, तो ये सही होगा। एक संघ की योजना पर विचार, सही है। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समावेश किया जाना, यह भी सही है। ऑप्शन कौन सा सही नहीं होगा? देश के लिए एक लिखित संविधान। ठीक है, ऑप्शन यही सही है। कौन सा बात की जा रही है? सही नहीं है, तो यही सही नहीं होगा, बाकी तीनों सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
तो बात कर रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो बर्मा जो बात की जा रही है वर्तमान में इसे म्यांमार बोलते हैं। तो म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था और किस एक्ट के माध्यम से अलग किया गया था। तो बर्मा को 1935 के एक्ट के माध्यम से, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलते हैं, इसके माध्यम से अलग किया गया था। और कब अलग किया गया था जाके, तो 1937 में अलग कर दिया गया था। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से 1937 को अलग कर दिया गया था। तो ये था आज का क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।